हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी बुक में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका सेकंड चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है एनिमेशन के साथ। वीडियो आने वाला है बहुत ज्यादा मजा वीडियो में। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। पहला तो हम बात करते हैं आखिर सत्ता के समकालीन केंद्र कौन से हैं। सत्ता मतलब शक्ति के समकालीन मतलब वर्तमान केंद्र कौन कौन से हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ है बच्चों, दूसरा है आसियान है, तीसरा है दक्षेश है ना। ये सारे क्या है, सत्ता के समकालीन केंद्र है। सबसे ताकतवर सत्ता का केंद्र कौन सा है, यूएनओ है। उसके बाद ये सारे आ जाते हैं। अब एक एक करके इन्हीं सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा बात करते हैं आखिर यूरोपीय संघ का विकास कैसे हुआ। देखो बच्चों, हुआ क्या था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, अमेरिका ने यूरोपीय देशों को एक आर्थिक सहायता दी थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो अमेरिका ने क्या किया, यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनः उत्थान करने के लिए एक आर्थिक सहायता दी थी। इस सहायता को मार्शल योजना कहा जाता है, क्योंकि उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल ने ये आर्थिक सहायता दी थी, है ना, 1900। अब इसके बाद क्या हुआ, यूरोपीय देशों ने क्या किया, इस क्योंकि यूरोप में बहुत सारे देश है, लगभग 27 से 28 देश है। तो यूरोपीय देशों ने क्या किया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करी 1948 में। दूसरा, इसके बाद यूरोपीय परिषद का गठन हुआ 1949 में। उसके बाद यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया जिस 1957 में। और इन सभी के बाद अंत में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। संघ मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं। इसमें क्या हुआ था, यूरोपीय संघ की स्थापना के दौरान क्या हुआ था, सभी देशों ने मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर किया था। लगभग 27 देशों ने क्या किया था, मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके एक नया संघ बनाया, जिसे कहा जाता है यूरोपीय संघ, है ना। अब बात करते हैं किस प्रकार से अब यूरोपीय जो संघ था, है ना, उसने आर्थिक व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लिया, है ना। जैसे क्या है बच्चों, कि इन 27 देशों ने यानी यूरोपीय संघ ने ये सोचा था कि उन्हें एक साझा संविधान बनाया जाए। लेकिन संविधान यानी साझा संविधान बनाने की जो इनकी कोशिश थी, वो नाकामयाब रही थी। फिर भी इनका यानी यूरोपीय संघ का खुद का अपना राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, और अपनी खुद की स्थापना दिवस भी है। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ की अपनी खुद की एक मुद्रा भी है, जिसे कहा जाता है यूरो। और इस तरीके से यूरोपीय संघ ने क्या किया, आर्थिक व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लिया था। और इसके अंदर यूरोपीय देशों में सागेन वीजा चलता है। सागेन वीजा का मतलब क्या होता है, अगर आप यूरोप में से किसी एक देश का भी वीजा ले लेते हो, तो उसमें से यूरोपीय संघ के सभी देशों में जाकर घूम सकते हो, है ना। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की शक्तियां। आखिर यूरोपीय संघ की ताकत क्या है, पहले हम आर्थिक ताकत के बारे में बात करेंगे। पहला बच्चों याद ना, यूरोपीय संघ की आर्थिक प्रभाव बहुत ज्यादा जबरदस्त है ना। हमें जो यूरो का जो डॉलर है, जो यूरो है यानी यूरोपीय संघ का यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए क्या बन सकता है, खतरा बन सकता है। क्यों, क्योंकि जो डॉलर है वो लगभग 80 है, और यूरो जो है 86 या 87 रुपए के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं यूरो जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है। इसके साथ साथ विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में यूरोपीय संघ की जो हिस्सेदारी है, वो अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ की जो जीडीपी है 2016 के अनुसार 17,000 अरब डॉलर थी। 2000 अगर बात 6 में बात की जाए तो 12,000 डॉलर थी। अब कितनी है, 17,000 अरब डॉलर है। इसके साथ साथ इसका आर्थिक प्रभाव यूरोपीय और एशिया के देशों पर भी दिखाई देता है। इसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है ना। अब बात करते हैं राजनीतिक शक्ति के बारे में, यूरोपीय संघ के बारे में। यानी यूरोपीय संघ का एक देश जिसका नाम है फ्रांस, वो यूएनओ क्या है बच्चों, स्थायी सदस्य है। यूएनओ एक संगठन है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ के कई देशों जो देश है ना, यूएनओ क्या है बच्चों, अस्थायी सदस्य हैं। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ का एक देश जिसे फ्रांस के पास क्या है, वीटो पावर मिला हुआ है। सबसे शक्तिशाली पावर है वीटो पावर। ये दुनिया में केवल 5 देशों को मिला हुआ, उनमें से केवल एक कौन सा है, फ्रांस है। अब बात कर रहे हैं सैन्य ताकत के रूप में। यानी यूरोपीय संघ की सैन्य ताकत जो है ना, बहुत ज्यादा मजबूत है। यूरोपीय संघ के पास
जो एक देश यानी फ्रांस है, उसके पास 335 परमाणु हथियार है ना। और यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है बच्चों? यूरोपीय संघ के पास है। तो यह है यूरोपीय संघ की ताकत, है ना। अब बात करेंगे यूरोपीय संघ की कमियां। कॉमन सी बात है, ताकत है तो कमियां भी होगी। अब कमियां क्या है देखते हैं। पहला, यूरोपीय देशों में साझा विदेश नीति को लेकर हमेशा क्या रहता है बच्चों? विवाद रहता है, झगड़ा रहता है यूरोपीय संघ के देशों के बीच। जैसे क्या हुआ था, उनके देशों की खुद की विदेश नीति और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के क्या होती है? खिलाफ हो जाती है ना। उदाहरण के लिए बता दो, जैसे इराक पर अमेरिका ने एक बार आक्रमण किया था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने क्या किया था? इसका समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। वहीं क्या हुआ, जर्मनी और फ्रांस ने, जो यूरोपीय संघ के ही देश है, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था। इसके साथ साथ ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री मार्gaरेट थेचर ने क्या किया था? ब्रिटेन को यूरोपीय बाजारों से पूरी तरीके से अलग रखा था। और यहाँ तक कि यूरोपीय संघ में क्या हुआ था, ब्रिटेन में 2016 में जर्मन संग्रह हुआ, और 2001 में जो ब्रिटेन था वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। इसके साथ साथ डेनमार्क और स्वीडन ने क्या किया था? मास्ट्रिक्ट संधि को मानने से इनकार कर दिया, और यूरो को मानने से भी इनकार कर दिया था। किसने? डेनमार्क और स्वीडन थे। ये चीजें थी जो यूरोपीय शक्ति को क्या करती है? सीमित करती है, उनकी ताकत को कमजोर करती है। अब बात करते हैं आसियान के बारे में। देखो, आसियान जो है, आप सभी को पता है, आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। आरंभ में इसके 5 संस्थापक देश थे, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। ये 5 देश थे जो आसियान के संस्थापक देश थे। 5 अन्य देश बाद में जुड़ गए थे, जैसे कि ब्रुनई, दारुसलाम, है ना, दूसरा है वियतनाम, तीसरा है कंबोडिया, चौथा है लाओस और पांचवा है म्यांमार। अर्थात अब आसियान में 10 देश है ना। इसके साथ साथ अब बात करते हैं, आखिर आसियान की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य क्या था? तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, ताकि उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल किया जा सके। दूसरा कारण था कानून के शासन, और जो यूएनओ के जो नियम हैं, वो कायदे हैं, उनको लागू किया जा सके और क्षेत्रीय शांति स्थापित की जा सके। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आसियान की स्थापना की गई थी। आसियान की एक अन्य विशेषता में आता है आसियान शैली। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे आसियान वे भी कहा जाता है। देखो बच्चों, आसियान अक्सर क्या करता है? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप करता है। अर्थात ये लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करता, और इसी के द्वारा इसने काफी ज्यादा यश यानी प्रसिद्धि कमाई है। और इसी को ही कहा जाता है आसियान शैली, या आसियान वे कहा जाता है। अब बात करते हैं आसियान के 3 स्तंभ। तो बच्चों याद रखना, आसियान के 3 स्तंभ थे। पहला था जिसे 2003 में स्थापित किया गया था, जिसे पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय के बारे में अगर हम बात करें, तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया, आसियान क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक नहीं ले जाता। दूसरा, इसके सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। 10 देशों में यह समझौता हुआ है। इसके साथ साथ सुरक्षा और विदेश नीति के मामले में अगर देखा जाए, तो इन सभी देशों में तालमेल रहता है। जैसे कि इन्होंने क्या किया था, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की थी, जो सुरक्षा और विदेश नीति से संबंधित था, है ना। दूसरा इसका समुदाय आता है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय में क्या था बच्चों, जैसे आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोप और जापान की तुलना में थोड़ी कम है। यूरोपीय देश, जो आसियान की अर्थव्यवस्था है ना, वो इन देशों की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन की विकास की जो गति है ना, वो इन सबसे तीव्र है ना। इसके साथ साथ आसियान आर्थिक समुदाय का मेन मोटिव क्या है? आसियान देशों के लिए एक साझा बाजार मतलब स्थापित करना, उत्पादन का आधार तैयार करना, और इस इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद देना, इसका उद्देश्य था। आसियान ने क्या किया है बच्चों? निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में इसने मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करी, जिसे कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया, यानी FTA की स्थापना की है, और उसको बढ़ावा देने पर बल दिया है। इसके साथ साथ आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज यानी 2020 में यह साफ कहा गया है कि आसियान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुमुखी भूमिका निभा रहा है ना, बड़े स्तर पर भूमिका निभा रहा है। इसके साथ साथ आसियान क्या करता है? टकराव की जगह बातचीत के द्वारा क्या करता है? समस्याओं का समाधान करता है। इसी के जरिए उसने क्या किया था? लगभग तकरीबन मतलब
पूर्वी तिमोर और कंबोडिया के संकट को संभाला था। किसने? आसियान ने। तो ये था बच्चों आसियान और यूरोपीय संघ के बारे में हमने डीप डिस्कस करी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।